हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। होप सो बढ़िया होंगे सभी लोग। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी डिवाइस में, जिसकी वजह से आपके आगे नहीं आ पाए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बहुत बढ़िया सा टॉपिक, ठीक है। हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल श्रीजियंस पे, ठीक है। तो टॉपिक का नेम है ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप समझाने से पहले ज़रा एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, जिससे ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से समझ में आए कि शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो क्या था, ये जो लवेरिया है ना, बहुत पुरानी बीमारी है। लवेरिया बहुत पुरानी बीमारी, भाई लव शब्द प्यार, लव शब्द चिकन बनाना है, बहुत पुरानी बीमारी, हमेशा से चलती चली आ रही। तो जब ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब भी दो प्यार में पड़े लैला मजनू, निब्बा निब्बी, शादी के लिए अपने घर वालों से बात करते हैं और घर वाले तैयार नहीं होते। तो निब्बा निब्बी क्या डिसाइड करते हैं कि हम जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। और इसी साथ मरने के लिए वो किसी ललुआ के खेत में जाके अपने हाथ की नस काटते हैं। इत्तेफाक से क्या होता है, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाथ कटा हुआ है, नस काट ली भाई दोनों ने साथ मरने के चक्कर में। अब हमारे अंदर लास्ट टर्न पे हमने जो टॉपिक पकड़ा था ब्लड क्लॉटिंग, तो भैया दोनों का ब्लड क्या हो गया, क्लॉट। ब्लड फ्लो जो हो रहा था वो प्रिवेंट हो गया ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की हेल्प से। लेकिन ब्लड इतना ज़्यादा फ्लो हो गया उनकी बॉडी से कि उनकी बॉडी में ब्लड की हो गई कमी, ब्लड की कमी हो गई। तो डॉक्टर के पास जब सब लोग लेके पहुँचे उन दोनों को, तो बोले भाई ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, इनकी बॉडी में ब्लड की बहुत कमी हो गई है। देन क्या हुआ, डॉक्टर ने किसी फैमिली मेंबर से ब्लड लिया और मेल के चढ़ा दिया, और किसी का ब्लड लेकर फीमेल पे चढ़ा दिया। इत्तेफाक से क्या हुआ, जब ये ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हुआ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हुआ, मोस्ट केसेस में क्या हुआ, जो हमारा पर्सन था उसकी डेथ हो गई। मोस्ट केसेस में पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब डॉक्टर समझ नहीं आ रहा है, यार ब्लड तो था, हमने चढ़ा दिया, पूरा कर दिया, फिर क्यों डेथ हो गई। इस बेसिस पर स्टडी शुरू हुई ब्लड के ऊपर, और पता लगा कि हर एक पर्सन का जो ब्लड है, हर एक पर्सन का जो ब्लड है वो डिफरेंट टाइप का है। हर एक पर्सन का जो ब्लड है वो क्या है, डिफरेंट टाइप का है, मीन्स हैविंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप, ठीक है। हर एक का क्या है, ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। अब बात आई कि कैसे अलग है, क्या बेसिस क्या है अलग होने के। तो फिर पता लगा जो डिफरेंसनेस का बेस है वो होता है एंटीजन, और दूसरा होता है एंटीबॉडी। सर जी नए टर्म्स हैं, एकदम बिल्कुल नए टर्म्स हैं सर, कैसे, कुछ तो समझाओ क्या है दोनों। ठीक है समझो। एंटीजन्स जो होते हैं स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एंटीजन्स क्या होते हैं भैया, प्रोटीन ही तो होते हैं, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई। एंटीजन्स भी प्रोटीन है और एंटीबॉडी भी क्या है, स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी भी क्या है, स्पेशल टाइप के प्रोटीन है। दोनों की प्रेजेंस जो है वो अलग अलग जगह। जो एंटीजन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी पर, और जो एंटीबॉडी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के प्लाज्मा में। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एंटीजन्स हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। हर एक पर्सन के एंटीजन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी के ऊपर, आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन लगा हुआ है वो एंटीजन है, और हम में अलग है, आप में अलग है, सब में अलग है। तो इस तरह से हम जो एंटीजन्स हैं उनको क्या बोल सकते हैं? सेल सरफेस मार्कर्स। सेल सरफेस मार्कर्स, कि भैया ये मेरा है। एंटीजन्स क्या है? बहुत सीधे समझ लो, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, वो उसका है। यानी कि हर एक किसी को मार्क देने के लिए क्या प्रेजेंट है? स्पेशल प्रोटीन, जिन्हें हम बोलते हैं एंटीजन्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी सिर्फ हमारे एंटीजन्स तो कबूल करती, मान के चलती हमारे एंटीजन्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरे का एंटीजन हमारे अंदर आता है तो फिर क्या करता है? हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पांस देना शुरू कर देता है। और यही उन निब्बा निब्बी के केसेस में हुआ कि जैसे ही दूसरे का एंटीजन आया हमारे अंदर तो क्या होता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो दूसरे के एंटीजन को एक्सेप्ट नहीं करता, और जो एंटीबॉडी होती हैं हमारी बॉडी में वो उस एंटीजन को किल कर देती, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है और उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर हुआ इस तरह से एंटीजन क्या होते हैं? ठीक है, सबके एंटीजन अलग अलग। तो जो हमारी ISBT है, ISBT क्या होती है? ज़रा समझो बात को। ISBT क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक संस्था है। फिर इसने क्या करा? ब्लड ग्रुप पे स्टडी करी, ब्लड पे स्टडी करना शुरू करा। किसने? ISBT ने। और क्या बताया कि जो RBC है इस पर कोई एक दो टाइप के एंटीजन नहीं है। कितने टाइप के हैं? लगभग 35 टाइप के एंटीजन है। 35 टाइप के, 35 टाइप के एंटीजन से। ठीक, और जब 35 टाइप के एंटीजन की स्टडी हो गई, डिस्कवरी हो गई, तब पता लगा जो हमारे ब्लड ग्रुप भी हैं वो कितने टाइप के हो गए? 35 टाइप के। भैया 35 टाइप के एंटीजन है तो 35 टाइप के ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो गए, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के हम आपको नाम बता रहे हैं, जैसे ABO ब्लड ग्रुप, जैसे RH ब्लड ग्रुप, जैसे MNS ब्लड ग्रुप, मैनन्स बोलते हैं शॉर्ट में, MNS। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं RH के बाद बात आती है लुइस की, लुइस ब्लड ग्रुप। और अगर हम बात करें लुइस के बाद, अगर हम बात करें तो डफी, फिर XG, कैल। ठीक है, इसके बाद होता है ल्यूथेरन। तो लगभग और P, कई सारे टाइप के एंटीजन्स डिस्कवर हुए, कई सारे टाइप के एंटीजन डिस्कवर हुए, जिनमें से मेन हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सारे प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सारे एंटीजन प्रॉब्लमेटिक नहीं थे। सिर्फ 2 ही एंटीजन्स ऐसे थे, नॉट ऑल आर प्रॉब्लमेटिक। सिर्फ 2 थे। कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक थे? वो थे एक ABO और दूसरा था RH। एक था ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा था RH ब्लड ग्रुप। ये 2 ब्लड ग्रुप ऐसे थे जो 2 एंटीजन ऐसे थे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग द ब्लड डोनेशन। ठीक है, तो इतना नोट करो जरा। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना? इरेज कर दें? ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टाइप, ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, पहला जो प्रॉब्लमेटिक ब्लड ग्रुप है वो है ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, जिसको डिस्कवर करा था कार्ल एंड
स्टीनर ने। कब करा था? 1901 में। किसने डिस्कवर करा? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और कब स्टडी करा, कब डिस्कवर करा? 1901 में। ठीक है, और कैसे डिस्कवरी हुई ज़रा समझो इसकी, कैसे डिस्कवरी हुई ये बात समझने की। तो स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं पता था तो उन्होंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने किसी पर्सन का ब्लड ले लिया और उसे नाम दे दिया टाइप ए, उसे नाम दे दिया टाइप ए। और जब इसमें किसी दूसरे पर्सन का ब्लड डाला, जिसे उन्होंने बोल दिया टाइप बी, जिसे उन्होंने बोल दिया टाइप बी, तो कंडीशन क्या देखने को मिली कि जो ब्लड था वो क्या हो गया, क्लॉट हो गया। इसी तरह से उन्होंने क्या करा, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर उन्होंने लिया टाइप बी, जिसके अंदर उन्होंने लिया टाइप बी और उसमें डाल दिया टाइप ए। कंडीशन विद सिमिलर रिजल्ट थी कि जो ब्लड था दोनों टेस्ट ट्यूब का वो हो गया क्लॉट, ब्लड दोनों टेस्ट ट्यूब का क्या हो गया, क्लॉट। फिर उन्होंने क्या करा, दोनों टेस्ट ट्यूब को फिर से तैयार करा, दोनों टेस्ट ट्यूब को फिर से तैयार करा और एक में उन्होंने लिया टाइप ए और वहीं दूसरी टेस्ट ट्यूब में उन्होंने लिया टाइप वी। सही, एक में टाइप ए और दूसरे में ब्लड लिया टाइप बी और इसमें एक तीसरे टाइप का ब्लड डाला। इस तीसरे टाइप को उन्होंने बोला ओ, इसमें भी डाला और इसमें भी डाला और इस कंडीशन में जो रिजल्ट उन्हें देखने को मिला वो कैसा देखने को मिला, नॉट क्लॉट। जो ब्लड था वो क्लॉट नहीं हुआ, जिससे क्या क्लियर हुआ कि जो ब्लड है वो तीन तरह का है। कितने, सॉरी, तीन तरह का है। कौन सा? ए, बी और ओ। ए, बी और ओ। स्टार्टिंग में तीन ही ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुए थे। फिर कुछ समय के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट और करे गए जिससे क्या कंक्लूजन निकला, जरा देखो। उन्होंने फिर दो टेस्ट ट्यूब तैयार करी जिसको बोला उन्होंने टाइप ए और क्या बोला, टाइप बी, और उसमें एक नए टाइप का ब्लड डाल दिया जिसे उन्होंने बोला ए बी। और जब ये ए और बी वाले ब्लड ग्रुप में मिला तो रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले थे। क्या था कि इसने दोनों ब्लड टाइप को क्या कर दिया, क्लॉट कर दिया। दोनों ब्लड टाइप को क्या कर दिया, क्लॉट कर दिया, यानी कि ब्लड एग्लूटिनेट हो गया, क्लस्टर्स बन गए ब्लड के। इस तरह से क्या हुआ, चार ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई, ए, बी, ओ और ए बी। क्लियर है बात? समझ में आ रही किस तरह से? ए, बी, ओ और ए बी, चार टाइप के ब्लड ग्रुप की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। और डिस्कवरी जो है, जो चौथा ब्लड ग्रुप है ए बी वाला, इस डिस्कवरी का जो श्रेय है वो स्टीनर के जो कलीग्स हैं, कलीग्स, उनको जाता है। नाम क्या है कलीग्स का, जरा देख लो। एक का नाम है डी कैस्टेलो, डी कैस्टेलो, और दूसरे का नाम है स्टर्ली। इन दोनों कलीग्स को श्रेय जाता है किसका, इन दोनों कलीग्स को श्रेय जाता है चौथे ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी का। कवरिंग देखनी थी, हो रही है आसानी से, ठीक है। इन्होंने ही चौथा ब्लड ग्रुप डिस्कवर करा था। अब इसके बाद क्या बात निकल के आती है कि जो ब्लड ग्रुप है उस पर और रिसर्च हुई। देखो जरा, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल फॉर्मेट बना लेते हैं
जिसमें हम एक तरफ मेंशन कर रहे हैं ब्लड ग्रुप, दूसरी तरफ जो हमारे सेल सरफेस मार्कर है जिन्हें हम बोलते हैं एंटीजन्स, जो हर एक आरबीसी पर प्रेजेंट होंगे। फिर उसमें प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी कि भैया दूसरे का ब्लड ग्रुप हमारे अंदर ना आ पाए। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे कौन किसे डोनेट कर सकता है और कौन किसका ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एक छोटा सा टेबल फॉर्मेट देखते हैं, बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें, बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आपकी, और हमेशा ऐसा क्लियर होगा कि आप कभी ना भूलो। हमने ले लिया ब्लड ग्रुप ए, इसका मतलब क्या है, इसकी आरबीसी पर, जो आरबीसी है इसकी आरबीसी, इस पर क्या होगा, ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा। इस पर क्या होगा, ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब ए टाइप का एंटीजन है तभी ब्लड ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए टाइप का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, ए। अब इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, बात करते हैं एंटीबॉडी कौन सी होगी। तो जब एंटीजन ए है तो ये चाहता है कि किसी दूसरे का ब्लड इसके अंदर ना आए, और दूसरा कौन, बी। बी का ब्लड ग्रुप ये चाहता है कि ना आए इसके अंदर, तो इसने क्या करा, बी के लिए एंटीबॉडी बना ली और इसे बोला एंटी बी, एंटी बी। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से दूसरा ब्लड ग्रुप बी, और बी के पास क्या है, आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, और ये चाहता है कि ए का ब्लड ग्रुप ना आए इसके अंदर, तो इसने ए के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी बना ली। क्या नाम रख दिया उसका, एंटी ए, एंटी ए। तीसरा ब्लड ग्रुप देखो, अभी सारी चर्चाएं करेंगे। तीसरा है ए बी। तो ए बी कब बोलेंगे, जब इसकी आरबीसी की सरफेस पर ए वाले एंटीजन भी हो और बी वाले एंटीजन भी हो। ए वाले भी एंटीजन है इसकी सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर ए वाले एंटीजन भी हैं और बी वाले भी, तभी ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। और एंटीबॉडी, अब चूंकि इस पर दोनों तरह के एंटीजन है तो एंटीबॉडी होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता, वरना अपने आप एग्लूटिनेट नहीं हो जाएगा, क्लॉट नहीं हो जाएगा, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और चौथा हमने ब्लड ग्रुप डिस्कवर करा था ओ, चौथा डिस्कवर करा था ओ। तो ओ में आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। लेकिन अब ये चाहता है ना ए का आए ना बी का आए ब्लड ग्रुप हम पर। ठीक है, तो इसने क्या करा, एंटीजन तो कोई नहीं, लेकिन एंटीबॉडी कौन कौन सी है इसके पास, एंटीबॉडी कौन सी है, देखो एंटी ए बी है एंड एंटी बी भी, इसके पास एंटी ए बी है और एंटी बी भी है, जिससे ये किसी चाहता क्या है, किसी का भी ब्लड ग्रुप इसके पास ना आए। अब जरा हम देखते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड किसे किसे डोनेट कर सकता है, ब्लड किसे किसे डोनेट कर सकता है। तो जरा देखो, ए के पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी क्या है, बी। तो ए वाला ए को तो दे ही देगा क्योंकि सेम सेम होगा, और दूसरा ये उसे ब्लड दे सकता है जिसके पास एंटी बी ना हो। ठीक है, जिसके पास एंटी बी, या चूंकि इसके एंटीजन में क्या है, बी एंटीबॉडी है, बी टाइप की एंटीबॉडी, तो उसे ब्लड डोनेट कर सकता है जिसके पास एंटीजन बी ना हो, जिसके पास एंटीजन बी ना हो। तो देखा हमने किसके पास बी एंटीजन नहीं, भाई इसके पास बी एंटीजन है। ठीक है, इसके पास बी एंटीजन भाई, लेकिन एंटीबॉडी हैं दोनों। जरा देखो, ए एंटीजन और इधर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी भी है, यानी कि ये क्लॉट हो सकती है। ठीक है, क्लॉट हो सकती है, यानी कि ओ को तो नहीं देगा। यहाँ पर कुछ कंडीशंस बन सकती है कि भैया इसके पास एंटीबॉडी बी है और इसके पास एंटीजन ए बी है और बी भी। लेकिन जब हम डोनेट करते हैं, ध्यान रखना, जब हम डोनेट करते हैं ब्लड तो डोनेशन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। डोनेशन की क्वांटिटी भाई 100 ml,
200 ml, बहुत कम होती। और ह्यूमन ब्लड में ब्लड की क्वांटिटी यानी कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी 5.5 लीटर या 6 लीटर के अप्रॉक्स। तो जो एंटीबॉडी हैं इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है कंपैरेटिवली। 6 लीटर के कंपैरिजन में एंटीबॉडी की अमाउंट बहुत कम हो जाती है। तो ये एंटीबॉडी इस AB वाले पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाती। यानी कि ये जो ब्लड ग्रुप A है ये अपना ब्लड ग्रुप मतलब अपना ब्लड AB वाले पर्सन को भी डोनेट कर सकता है। B वाले को देखते हैं। B वाला देखो, एक तो अपने को कर देगा सेम वाले को, और दूसरा अभी हमने क्या बात बताई, क्योंकि B अगर AB वाले को करता है तो B वाला तो ब्लड ग्रुप कैसा है, बॉडी में 6 लीटर ब्लड है और ये जाएगा 100 ml 200 ml, तो जिसकी कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन या अमाउंट क्या हो जाती, कम हो जाती, एंड देन आसानी से डोनेट कर सकता है। यानी कि B वाला भी AB को डोनेट कर सकता है। अच्छा, AB वाला किसे डोनेट कर सकता है, तो AB वाला AB को तो कर सकता है क्योंकि सेम एंटीजन होंगे, और किसी को शायद डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास जैसे ही किसी और को करेगा तो उसमें एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होंगे, फाइनली ब्लड का एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो AB वाला किसी को भी डोनेट नहीं कर सकता। और O वाला भैया एंटीजन है ही नहीं, लेकिन एंटीबॉडी बहुत है, ठीक है, एंटीबॉडी बहुत है, और वो भी कैसी, एंटी A भी है और एंटी B भी। अब O वाला किसे डोनेट कर देगा, देखो O वाला A को भी डोनेट कर देगा, B को भी डोनेट कर देगा, AB को भी डोनेट कर देगा और O को भी डोनेट कर देगा। क्यों? एंटीबॉडी जो जाएंगी दूसरे पर्सन के अंदर वो बहुत कम कंसंट्रेशन में, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाती, इतना ज़्यादा ब्लड का कोएगुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इजी ट्रांसफ्यूज़न हो जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अब जरा हम देखते हैं एक्सेप्ट किस किस का कर लेगा, किस किस का ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं फटाफट किस किस का एक्सेप्ट करेगा भैया। तो A वाला जो है, एक तो A का एक्सेप्ट कर लेगा, A वाला A का एक्सेप्ट कर लेगा, सेम वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरा O वाले में जो एंटीजन्स कोई नहीं है लेकिन एंटीबॉडी A और B जो बहुत कम जाएंगी, तो O वाले का एक्सेप्ट कर लेगा। भाई कब 100 ml ही तो दोगे, ये 6 लीटर, इतना ज़्यादा एंटीबॉडीज इफेक्ट नहीं कर पाती। मींस क्या होगा, ये आसानी से O का एक्सेप्ट कर लेगा और किसी का एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो A वाला A का एक्सेप्ट कर लेगा और O का एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से B वाला B का एक्सेप्ट कर लेगा और O का एक्सेप्ट कर लेगा। AB वाला देखो A का भी एक्सेप्ट करेगा, B का भी एक्सेप्ट करेगा, AB का भी एक्सेप्ट करेगा और O का भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये A का भी एक्सेप्ट कर लेगा, B का भी एक्सेप्ट कर लेगा, AB का भी एक्सेप्ट कर लेगा और O का भी एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, दूसरे से आ रहा है तो दूसरे की एंटीबॉडी बहुत कम होगी, कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली। और O वाला किसका एक्सेप्ट करेगा, O वाला सिर्फ O का ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, O वाला सिर्फ O का ही एक्सेप्ट करेगा। क्यों बात आ रही, क्यों, देखो समझो, इसमें एंटीबॉडी A और B बहुत होती है, एक्सेप्ट करने की बात चल रही ना, तो बॉडी में 6 लीटर ब्लड है, मीन्स उसी के हिसाब से एंटीबॉडी A और B होंगी। अब 100 ml दूसरे का आया, ठीक है, तो एंटीजन उस पर या तो A होगा या B होगा या AB होगा, तो जो हमारी एंटीबॉडी है जाकर उस पर चिपक जाएंगी, बहुत तेजी से चिपक जाएंगी और चारों तरफ से चिपक कर क्या कर लेंगी, ब्लड को क्लॉट कर देंगी, ठीक है। मान लो जैसे ये कवर हो रहा है, ज़रा 1 मिनट देख लेते हैं, कवर नहीं हो रहा है, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक, साइड में बनाने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखो यहाँ पे देखो कि मान लो हमारे पास ये RBC है और कौन से वाले टाइप की है, O वाले टाइप की, तो इस पर एंटीजन तो कोई होंगे नहीं, लेकिन इसके प्लाज्मा में क्या है, एंटी A प्रेजेंट होगा और एंटी B प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में। इसे हम बोल लेते हैं B, इसे बोल लेते हैं A, दोनों एक ही तरह की होंगी, कोई फ़र्क नहीं है। और मान लो ब्लड आया कौन सा, A टाइप,
ए टाइप आया मीन्स क्या होगा, उसकी आरबीसी पर एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा, और यहाँ से एंटीबॉडी बहुत सारी, वो क्या करेंगी, इस एंटी ए को पकड़ लेंगी, और इस तरह से जब एंटी ए पकड़ गया तो फाइनली क्या होगा, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, और फाइनली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए ओ वाला जो है सिर्फ ओ का ही एक्सेप्ट करता है और किसी का भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। ओ वाला सिर्फ ओ का ही एक्सेप्ट करेगा और किसी का एक्सेप्ट नहीं करता। और लगे हाथ एक और चीज़ देख लेते हैं जो काफ़ी पूछी जाती है कंपटीशंस में, ठीक है। क्या बात हो रही है, क्या पूछा जाता है, इंडिया में इसका परसेंटाइल पूछा जाता है, इंडिया में इसका क्या पूछा जाता है, परसेंटाइल पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सा ब्लड ग्रुप कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो जरा देखो, ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो 22.9% प्रेजेंट होता है, और जबकि जो बी वाला है वो 32% प्रेजेंट होता है, ए बी वाला 6.6% प्रेजेंट होता है, और ओ वाला प्रेजेंट होता है 38.5%, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम सेकेंड ब्लड ग्रुप शुरू करते हैं, आर एच, ठीक है, करो नोट। बताते चलें एक और बात साथ में कि हमने क्या देखा अभी, जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ऑल, ब्लड फ्रॉम ऑल। अब चूंकि ये सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर रहा है तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। खास बात है, बहुत पूछा जाता है। और दूसरी खास बात क्या है, जो ब्लड ग्रुप ओ है ये हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप देते रहे, मीन्स ये अपना ब्लड हर किसी को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनेटर, यूनिवर्सल डोनेटर। क्यों बोल रहे हैं, डोनेट ब्लड टू ऑल टाइप, हर किसी टाइप को ये ब्लड दे देता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनेटर, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आरएच, नए ब्लड ग्रुप की, आरएच ब्लड ग्रुप, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की, तो इसकी शुरुआत करी थी कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। अकेले यही व्यक्ति नहीं थे, अकेले यही साइंटिस्ट नहीं थे जिसने आरएच ब्लड ग्रुप की स्टडी करी। इसके साथ साथ दो और साइंटिस्ट थे, जिसमें से अलेक्जेंडर वीनर और तीसरे व्यक्ति थे फिलिप लिवाइन। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरएच ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करा, ठीक है। अब कैसे करा, शुरुआत यहाँ कहाँ से हुई सर, देखो भाई शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जो गिनी पिग होता है, गिनी पिग स्पीसीज है, या फिर इन्होंने क्या करा, रैबिट, दोनों में से किसी एक को, रैबिट या गिनी पिग, इसके ब्लड को निकाला और मंकी के अंदर एंटर कर दिया, यानी कि डिफ्यूज कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया। तो क्या हुआ, जो मंकी का ब्लड है उसके प्लाज्मा में, मंकी के ब्लड के प्लाज्मा में इस गिनी पिग या रैबिट के एंटीजन के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी बन गई, कुछ एंटीबॉडी बन गई। और जब यही एंटीबॉडी किसी ह्यूमन के ब्लड में इंटर कराई गई, यही एंटीबॉडी किसी ह्यूमन के अंदर इंटर कराई गई, तो दो कंक्लूजन निकल के आएगा।
या तो ह्यूमन का ब्लड क्लॉट हो गया या ह्यूमन का ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, या तो ब्लड क्लॉट हो गया और या ब्लड क्लॉट नहीं हुआ। तो जो ब्लड क्लॉट हो गया वो हमारा है RH पॉजिटिव, और जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हुआ उस ह्यूमन का ब्लड है RH नेगेटिव। तो जो हमारा RH आइडेंटिफाई करने के लिए एंटीबॉडीज थी वो आपको रिसोर्स पता लग गया कहाँ से आया, ठीक है। गिनी पिग या रैबिट का ब्लड मंकी के अंदर ट्रांसफ्यूज करा गया, मंकी के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनी इन गिनी पिग या रैबिट के ब्लड के अगेंस्ट। वो एंटीबॉडी ही हमारा सीरम है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि RH वाला किसे किसे डोनेट कर सकता है और किस किस से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। तो याद कर लो, याद क्या करने वाली चीज़ है कि जो RH पॉजिटिव वाला है वो डोनेट कर सकता है सिर्फ पॉजिटिव को, सिर्फ डोनेट कर सकता है पॉजिटिव को, और नेगेटिव वाला डोनेट कर सकता है नेगेटिव को भी एंड पॉजिटिव को भी। नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है और पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है। जबकि RH पॉजिटिव वाला जो एक्सेप्शन है यानी कि एक्सेप्ट करेगा ब्लड, किस किस से कर लेगा पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट, देखो एक तो नेगेटिव वाले से भी एक्सेप्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाले से भी एक्सेप्ट कर लेगा, और नेगेटिव वाला जो है वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव वाले से। अब बात आ रही क्यों सर, देखो यहीं पे बात समझते हैं। RH पॉजिटिव का मतलब क्या है भैया, देखो RH पॉजिटिव का मतलब है इसके ऊपर RH एंटीजन होगा, RH एंटीजन होगा, और इसके प्लाज्मा में जब RH एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कुछ होंगी या नहीं होंगी, बात करते हैं। हाँ, ये भी देख लेते हैं एंटीबॉडी। तो RH वाले के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और जबकि RH नेगेटिव वाले के प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती, ठीक है, एंटी RH होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि भैया RH पॉजिटिव वाला ब्लड हमारे पास ना है, तो इसके पास एंटी RH एंटीबॉडी होती है और इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, नो एंटीबॉडी। ठीक, अब जरा बात समझो आगे पे। ठीक, अब बात आ रही है कि सर ऐसा क्यों कि RH पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है, नेगेटिव को नहीं कर सकता। देखो नेगेटिव वाले के पास क्या है, एंटी RH है, नेगेटिव वाले के पास क्या है, एंटी RH है, और RH पॉजिटिव वाला जाएगा तो ये एंटीबॉडीज कैसी होती हैं, देखो इस तरह की होती, एंटीबॉडी एंटी RH, और पहुंचा कौन RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप। तो RH पॉजिटिव वाला जब जाएगा, ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप पहुंचा, फिर से बना लेते हैं, RH पॉजिटिव वाला पहुंचा तो क्या होगा, इससे एग्लूटिनेशन होगा, जो हमारी एंटी RH वाली एंटीबॉडी है वो इससे चिपक जाएंगे। अब चूंकि ये इस तरह की होती तो इससे कई सारे RBCs जुड़ेंगी, ठीक है, कई सारी RBCs जुड़ेंगी, और इसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन हो गया, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया। इसलिए RH पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट करता है, नेगेटिव को डोनेट नहीं करता। लेकिन एक्सेप्ट किस किस से कर लेगा, नेगेटिव वाले से भी एक्सेप्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाले से। अब बात आ रही सर नेगेटिव वाले से कैसे एक्सेप्ट कर लिया, उसकी तो प्लाज्मा में एंटी RH होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमने अभी जस्ट बताया कि जो ब्लड आप लोगे उसकी क्वांटिटी 100 ml होगी,
बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा 150 ml आप एक्सेप्ट करोगे तो वो एंटीबॉडी की क्वांटिटी बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ जो हमारी बॉडी में ब्लड है। 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में और ले रहे हो आप 100 ml, तो एंटीबॉडी बहुत थोड़ी सी हो जाती है कंपैरेटिवली, इसलिए ब्लड क्लॉट ज़्यादा नहीं होता और हमें इफेक्ट कोई भी शो नहीं होते। इसी तरह से जो नेगेटिव RH वाला है वो नेगेटिव को डोनेट कर देगा और पॉजिटिव को भी डोनेट कर देगा। ठीक है, नेगेटिव को भी डोनेट कर देगा, सेम है, और पॉजिटिव को भी डोनेट कर देगा, क्योंकि डोनेट करेगा तो जराइज तो करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्ट किससे करेगा? सिर्फ नेगेटिव वाले से। एक्सेप्ट किससे करेगा? सिर्फ नेगेटिव वाले से। अगर पॉजिटिव वाले से एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर एग्लूटिनेशन देखने को मिलने वाला है। अब बात आ रही है कैसे सर? तो भैया देखो, नेगेटिव वाले में जब वो एक्सेप्ट करेगा पॉजिटिव वाले से तो उसके पास एंटीबॉडी तो नहीं है पॉजिटिव वाले के पास, लेकिन RH है पॉजिटिव और इसके पास भरपूर एंटीबॉडी। तो जितना भी ब्लड बाहर से लिया 100 ml 150 ml, तुरंत एंटीबॉडी उसे अपने पास चिपका लेगी और ब्लड की कर देगी क्लॉटिंग। तो इसलिए ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लगे हाथ क्या करते हैं, इंडिया में इसकी परसेंटाइल देख लेते हैं, इंडिया में इसकी परसेंटाइल भी देख लेते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है लगभग 97.3% लोगों में RH पॉजिटिव, और बचा हुआ जो है 2.7% जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव टाइप का होता है इंडिया के लोगों में। ठीक है, नोट करो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्लियर होगा अच्छे से। मान लो हमारे पास क्या है, एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो A पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा समझो। A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, A पॉजिटिव का मतलब इसके ऊपर A एंटीजन होगा, और चूंकि पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या है, RH एंटीजन भी होगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या आता है कि इसके पास कौन कौन सी एंटीबॉडी होंगी। तो जिसका ब्लड ग्रुप A होता है उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? A के अपोजिट, भैया दूसरा ब्लड ग्रुप ना आ पाए तो कौन सी एंटीबॉडी होंगी? एंटी बी। अब चूंकि RH पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव के पास प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? कोई नहीं। यानी कि एंटीबॉडी का हमारा आंसर कौन सा होगा कि उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी हैं वो सिर्फ कौन सी होंगी? एंटी बी वाली होंगी, और कोई सी नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन इसी में और बनता है कि इसके पास कौन कौन से एंटीजेंस होंगे। एंटीजेंस भी दिख रहे हैं, देखो, एक तो A एंटीजन है और दूसरा RH एंटीजन है। तीसरी चीज पूछी जाती है यहीं से कि ये किसे किसे डोनेट कर देगा। तो A वाला भैया किसे किसे डोनेट कर देता है? एक तो A को कर देता है और दूसरा A वाला डोनेट करता है AB को। अब चूंकि है वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाला किसे किसे डोनेट कर देगा। ठीक, अब देखो A और AB कौन से वाले हैं। अब हमने क्या ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला किसे किसे डोनेट कर सकता है? सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करता है। पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट करता है, यानी कि ये होगा A पॉजिटिव और ये होगा AB पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब चौथी चीज क्या आती कि ये एक्सेप्ट किस किस से कर लेगा। तो पॉजिटिव वाला भैया किस किस से एक्सेप्ट कर लेता है? नेगेटिव से भी एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि ये A पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट कर लेगा, AB पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, A नेगेटिव से भी एक्सेप्ट कर लेगा और AB नेगेटिव से भी एक्सेप्ट कर लेगा। भैया देखो RH पॉजिटिव वाले किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं? नेगेटिव से भी और पॉजिटिव से भी। तो A वाला A पॉजिटिव से, A नेगेटिव से, AB पॉजिटिव से, AB नेगेटिव से भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है,
लिख लो, फिर इरेज करते हैं। नोट कर लिया होगा, है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। अब ज़रा समझो बात को कि जो ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस है ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस है, वो कंट्रोल होती है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर्स का जाना, इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन और उनके करेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, इनहेरिटेंस है। तो ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस है वो होती है आई जीन के थ्रू, यानी कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन आई है, और ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, जिसमें से आई ए, आई बी और आई ओ होते हैं। जिसमें से ए और बी जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट का मतलब जो ताकतवर है, ठीक है। और आई ओ जो है वो रिसेसिव होता है। रिसेसिव का मतलब कमज़ोर होता है। अगर आई ए और आई ओ एक साथ होते हैं तो शो आई ए होगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ए होगा। और आई बी आई ओ एक साथ होते हैं तो ब्लड ग्रुप बी शो होगा। अगर आई ए और आई बी दोनों एक साथ होते हैं तो ए बी होगा। और आई ओ एक साथ हो तब ब्लड ग्रुप होगा ओ। फटाफट लिख लेते हैं, आई ए हो या आई ओ हो, इन कंडीशन में ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर आई बी या आई ओ हो तब होगा ब्लड ग्रुप बी। आई बी हो, इन कंडीशन में ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और आई ओ और आई ओ हो तो इन कंडीशन में ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, मीन्स ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। देख लो, ये रिसेसिव है तो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा, कमज़ोर है, इफेक्ट शो नहीं कर रहा। ये डोमिनेंट है, अपना इफेक्ट शो कर रहा है। इसमें भी यही कंडीशन है, बी अपना इफेक्ट शो करेगा और ओ अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता, ब्लड ग्रुप हो जाता है बी। इसमें देखो दोनों डोमिनेंट है, ए और बी दोनों डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप बी कैसा आ रहा है, ए बी। और इसमें आई ओ रिसेसिव और रिसेसिव हैं दोनों, तो ब्लड ग्रुप ओ ही शो होगा, रिसेसिव वाला शो होगा। वहीं ये बात रही ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की। वहीं अगर हम बात करें आर एच इनहेरिटेंस की, तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी मैकेनिज्म कंट्रोल होती है वो 3 जीन करते हैं, सी, डी और ई। और जब रिसर्च करी गई तो पता लगा सी और ई जो हैं वो बहुत वीक जीन होते हैं, बहुत वीक जीन होते हैं जो इनहेरिटेंस में अपना रोल प्ले नहीं करते। तो बचा कौन सा, डी। यही वो जीन है जो RH इनहेरिटेंस को डिसाइड करने में हेल्प करता है, RH ग्रुप को डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब जैसे ये डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में थे, वैसे ही ये डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इसकी डोमिनेंट फॉर्म अगर कैपिटल डी है, कैपिटल डी स्मॉल डी है, तब इन कंडीशन में RH पॉजिटिव होगा। और अगर स्मॉल डी है तो कैसा होगा, RH निगेटिव टाइप का होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कैपिटल डी है तो RH पॉजिटिव, कैपिटल डी स्मॉल डी है RH पॉजिटिव, और स्मॉल डी है तो RH निगेटिव टाइप का ब्लड होगा। ये रही इनहेरिटेंस कि किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब जरा आगे बात समझो कि कुछ RH से रिलेटेड इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती, RH से रिलेटेड कुछ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती, उन्हें पढ़ लेते हैं। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी देखो क्या होती है भाई RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में। इससे पहले जरा 2 चीजें समझ लो। जैसे मान लो मदर और फादर और उनका होने वाला बच्चा
जनरली ये न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वही बात कर रहे हैं कि मदर और फादर कैसे हैं और बेबी कैसा है। अगर मदर पॉजिटिव है और फादर भी RH पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है बेबी भी कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि RH पॉजिटिव वाला कैसा है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट है मीन्स अपना इफेक्ट शो करेगा, डोमिनेंट है अपना इफेक्ट शो करेगा। मदर भी पॉजिटिव, फादर भी पॉजिटिव, बच्चा भी कैसा होगा, पॉजिटिव वाला। बहुत बढ़िया। अगर मान लो किसी वजह से मदर निगेटिव है, फादर भी निगेटिव है, दोनों रिसेसिव वाले हैं, बच्चा भी कैसा है, रिसेसिव वाला, बच्चा भी कैसा होगा, निगेटिव। ठीक, बच्चा भी कैसा होगा, निगेटिव। अब कंडीशन समझो, मदर पॉजिटिव और फादर निगेटिव, बच्चा कैसा होगा, डोमिनेंट वाला, RH पॉजिटिव वाला, RH पॉजिटिव वाला। लेकिन अगर कंडीशन ये क्रिएट हुई, मदर निगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, तो बच्चा भी कौन सा होगा, डोमिनेंट वाला, यानी कि पॉजिटिव वाला बच्चा होगा। यानी कि मदर निगेटिव है और बच्चा कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। समझो टर्मिनोलॉजी, देखते हैं कहाँ पे जगह है, वहीं पे समझा देते हैं। ठीक, अभी बहुत जगह पड़ी हुई है, बहुत जगह। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, समझो। मान लो ये मदर है, ठीक है, ये इसका बच्चा है और ये वो प्लेसेंटा है जिसके थ्रू बेबी के लिए न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, ये मदर, ये बेबी और ये वो प्लेसेंटा है जिसके थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। अब बच्चा कैसा है जरा देखो, RH पॉजिटिव वाला, और मदर कैसी है, RH निगेटिव वाली। ठीक, अब मान लो जब डिलीवरी का टाइम आता है तो मदर के जो अट्रस की ब्लड वेसल्स होती ब्रेक डाउन होती है, मदर के अट्रस की ब्लड वेसल्स डाउन होती, ब्रेक डाउन होती है, साथ साथ में प्लेसेंटा भी टूटती है। प्लेसेंटा जो मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने का काम करती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, बेबी का कुछ ब्लड मदर के ब्लड से फ्यूज अप होता है। पॉसिबिलिटीज हैं कि बेबी का ब्लड मदर के ब्लड से फ्यूज अप होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हेन एवर द प्लेसेंटा विल ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो जब RH पॉजिटिव RH निगेटिव वाले ब्लड से मैचअप करेगा तो निगेटिव वाले में क्या है, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी। मदर में क्या होंगी, इस RH पॉजिटिव के लिए क्या होंगी, फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव, एंटीबॉडी बनेगी। और कौन सी वाली बनेगी, जरा ध्यान दो, कौन सी वाली बनेगी, IgM। IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, और टाइप कौन सा है, मेगा M। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन M ये बनती फर्स्ट प्रेगनेंसी में, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही भाई, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, ये काम है फर्स्ट प्रेगनेंसी का, फर्स्ट प्रेगनेंसी का। ठीक है, लेकिन जब कंडीशन होती है सेकेंड प्रेगनेंसी की, जरा देख लेते हैं, ठीक, बहुत कवर हो, लेकिन जब कंडीशन होती है कौन सी, सेकेंड प्रेगनेंसी की, तब क्या होता है। अब जरा बात समझो, अगर यही कंडीशन हो, देखो मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव, बच्चा भी कैसा होगा, 100% पॉजिटिव, तो दूसरे कंडीशन में भी बच्चा पॉजिटिव होगा, मदर नेगेटिव होगी। लेकिन इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट मदर की बॉडी में पहले से ही कौन प्रेजेंट है, IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी आती है तो ये IgM जो है ये एक लार्ज साइज की एंटीबॉडी होती है, इसका साइज कैसा होता है, लार्ज, और यही क्या करती है, स्टिमुलेट करती है दूसरी एंटीबॉडी बनाने को जिसका नाम होता है IgG।
ठीक है, आईजी गामा मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, ये स्मॉलेस्ट होती है, ये स्मॉल टाइप की है एंड कैन क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी क्रॉस कर जाती है एंड कैन क्रॉस प्लेसेंटा। और जब प्लेसेंटा क्रॉस करके वो बच्चे के अंदर आ जाएगी, आईजीजी, प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के अंदर आ जाएगी, यानी कि बच्चे के ब्लड को क्या कर देगी, क्लॉट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉट ऑफ बेबी, ब्लड का क्या होगा, क्लॉट होगा, बेबी का ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू हो जाती है, जैसे अब बच्चे में क्या होगा, इसकी वजह से एक मिनट कवरिंग देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। अब इसकी वजह से देखो क्या होगा, बच्चे में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसे बोलते हैं एनीमिया, बच्चे में ब्लड की क्या हो गई, कमी हो गई। दूसरा जॉइंटिस हो जाती है, पीलिया हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो ब्लड क्लॉट हो रहा है, बेकार हो रहा है, तो लिवर इसे क्या कर देगा, लिवर क्या करेगा, तोड़ेगा कि भाई आरबीसी बेकार हो रही, तोड़ दो, जिसकी वजह से बाइल पिगमेंट्स बढ़ जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जॉइंटिस का मतलब क्या है, बाइल पिगमेंट का इंक्रीज करना, बाइल पिगमेंट इंक्रीज करना, ठीक है। और बाइल पिगमेंट ही क्या करते हैं, येलो कलर देने का काम करते हैं, यही क्या करते हैं, येलो कलर देने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड में इन पिगमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से बच्चे में क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है और दिक्कत होती है, ठीक है, बात समझ में आई। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया, बच्चे में ब्लड की कमी होना शुरू हो गई, उसे जॉइंटिस भी हो गया, तो इन कंडीशंस में बच्चा बचता नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, मे बी कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, या टिल द 9 मंथ वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अब इसी कॉम्प्लेक्सिटी को बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। चूंकि फीटस का डिजीज है तो इसे बोलते हैं फिटेलिस। और किससे रिलेटेड है, एरिथ्रो यानी कि एरिथ्रोसाइट, आरबीसी से। ब्लास्टोसिस का मतलब ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है या कोएगुलेट होना शुरू हो जाती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और मॉडर्न बायोलॉजी में इसे नाम चेंज करके देखो क्या कर दिया है, इसे बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न शॉर्ट में बोलते हैं HDN, HDN, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया है, पढ़ते रहें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।